फाइनली लास्ट वीडियो भाई 4x4 स्पीड क्यूबिंग सीरीज की। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप 4x4 रूबिक्स क्यूब को 40 सेकंड से लेकर 45 सेकंड्स के दरमियान में किस तरह सॉल्व कर सकते हो। सारी टेक्निक, सारे सीक्रेट्स, वैसे सीक्रेट्स तो कोई भी नहीं है यार, जितनी भी टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है, सब शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। छोटी सी शर्त यह है कि इस सीरीज की पिछली सारी वीडियोस तुम लोगों ने देखी होनी चाहिए, फिर ये वीडियो समझ आएगी। अगर वो सीरीज की वीडियो पिछली देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। हमने होना है 4x4 में सब 40। यहाँ लिख देते हैं। ओ भाई सब 40 नहीं, क्या कर रहे हो भाई, 40 सेकंड्स लिख देते हैं। हाँ मतलब मैं एवरेज ऑफ 5 देखूं, उसमें से एक दो सॉल्व मेरे 40 सेकंड्स के होते ही हैं और एक सॉल्व सब 40 भी होता है, तो मैं 40 सेकंड रख रहा हूँ एक एवरेज से ना 40। ब्रो तुम लोगों की 3x3 में जो एवरेज है वो यहाँ पे काफ़ी अब माने रखती है। 3x3 की एवरेज यार, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, तुम लोगों की कम से कम भी, मतलब कम से कम जो भी समझ लो 15 सेकंड्स के अराउंड होनी चाहिए। सब 15 हो तो क्या ही बात है, लेकिन 15 सेकंड्स है 3x3 की एवरेज, तब भी चलेगा। क्योंकि ये क्यों, एक तो 3x3 स्टेज आपकी, इस पे अगर 3x3 अगर आप 15 सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हो तो इसकी जो 3x3 स्टेज है, एक तो वो फास्ट होगी। दूसरा, अगर आप 3x3 में 15 सेकंड्स आपकी एवरेज है तो आपको पीसीस की मूवमेंट से पीसीस पे क्या असर पड़ रहा है, अगर मैं ये मूव कर रहा हूँ तो पीस क्या कर रहा है, उसकी ज़्यादा आप लोगों को पहचान है। 3x3, अभी मेरे पास यही 3x3 है तो यार अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट सेंटर आपने इंस्पेक्शन में प्लान करना ही करना है। लोग आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट सेंटर और सेकंड सेंटर की पहली बार नहीं नहीं, मैं नहीं कहता। फर्स्ट सेंटर आप लोगों ने प्लान करना ही करना है। अब वो कैसे करना है अभी देखते हैं ना। अब एग्जांपल सॉल्व की तरफ चल रहे हैं। 3x3 में सब 15 कैसे होना, जाओ उसका भी ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्या याद करोगे यार। मैंने एक बहुत अच्छा स्क्रैम्बल कर लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं वाइट सॉल्व कर सकता हूं या येलो सॉल्व कर सकता हूं। इन दोनों में से कोई भी एक से मुझे शुरू करना पड़ेगा। यहां पे येलो बहुत अच्छा है, एक बार बनी हुई है, एक पीस ये है, एक ये है। मुझे पता है कि अगर मैं एफ प्राइम करके ऊपर वाली दो लेयर्स को दो दफा घुमाऊं तो यहां मेरी एक बार बन जाएगी और ये बार इधर आ जाएगी। अब देखना, ये इधर है तो अगर मैं इसको ऐसे करके U2 करता हूं तो ये बार ऑटोमेटिकली आ गई और मैं इसको अलाइन कर सकता हूं। उसके बाद मैं अपना सेकंड सेंटर को सॉल्व कर सकता हूं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा झंझट में नहीं जाएंगे। ज़्यादा जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वो आगे जाके ना 3 to 3H पेयरिंग के देखेंगे। अभी हर बंदे को पता है कि ये सबसे इजी है, तो मैं पहला सेंटर इजीली प्लान कर सकता हूं। भाई एक लास्ट एग्जांपल दिखाने दो यार, प्लीज यार, ऐसा ना करो। लो भाई, यहाँ पे येलो बहुत अच्छा है, एक बार मिल रही है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को और क्या चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बार को मैं अपनी यहाँ रिंग फिंगर से ऐसे कर दूंगा और इसको इसके साथ अटैच करूंगा और इसको नीचे कर दूंगा। मेरा सेंटर कंप्लीट। इन शॉर्ट्स तुम लोग जितना सेंटर से खेलोगे, खुद से टाइमर को तोड़ दो, बस क्यूब को पकड़ के फर्स्ट सेंटर से खेलते रहो, एक दो दिन प्रैक्टिस करते रहो। एक वक्त आएगा तुम लोग इसको पूरा इंस्पेक्शन में प्लान करने लग जाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज़ है जो हमने एजेस बनाने हैं, क्योंकि हम फर्स्ट 2 सेंटर्स के बाद अपने पहले 4 एजेस बना। भाई ये इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट 4 एजेस। फर्स्ट 4 एजेस की कहानी क्या है मैं बताता हूँ। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो एजेस नीचे रख के बनाते हैं। किस तरह, वो ऐसे रख लेते हैं और ऐसे बना के नीचे पेयर करते रहे, मतलब नीचे अटैच करते हैं। बहुत बहुत स्लो तरीका है। इसके दो नुकसान है। एक तो आप लोग जब पहले 3 एजेस बना लोगे उसके बाद आपको एक ऐसे रोटेशन लेनी पड़ेगी और फिर सेंटर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा नुकसान मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो भाई पहली टिप तो यही थी कि क्रॉस एजेस को लेफ्ट में बनाओ। पहले 3 तो लेफ्ट में बनाना है और लास्ट वाला तो इधर रखना है। मैं लास्ट, मतलब मैं पहले 4 बना लेता हूँ, आमतौर पे लोग 3 बनाते हैं। मेरा मेथड नहीं, अगर मेरी टेक्निक फॉलो करनी है तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट 4 एजेस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत मज़ेदार है। हमारे पहले 2 सेंटर्स बन चुके हैं और पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, ये और ये दोनों रेड के हैं। अगर मैं एक दफ़ा इन दोनों को इस तरफ ले आऊं तो मैं इजीली इनको पेयर बना सकता हूं और इसको लेफ्ट में इंसर्ट कर सकता हूं। इस स्टेज पे आप लोगों को अपनी कलर स्कीम दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़
याद होनी चाहिए। पता नहीं मैं क्या कह गया हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि मतलब सबसे सबसे मतलब तुम लोगों को कोई नींद से उठा के भी पूछे कि भी ग्रीन के बाद कौन सा कलर आता है, तुम लोग साथ ही बोल दो ऑरेंज। भाई तुम लोगों से पूछ रहे ऑरेंज से पहले कौन सा आता है, तुम लोग साथ ही बोल दो ग्रीन। तो तुम लोगों को ये कलर स्कीम बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि रेड के बाद हम कौन सा लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे, रेड के ऊपर ब्लू लगाएंगे, यहाँ ऑरेंज। ये कलर स्कीम कैसे याद कर रही है मैं इसी सीरीज की पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं अब तुम लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करने वाला। पहला हमने रेड कर लिया। अब मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये ग्रीन है, क्योंकि ये पहले ही से है तो ये मैं इजीली एक मूव में बना सकता हूँ। और इसको मैं यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरह इधर इंसर्ट कर दूंगा बैक में, ताकि मैं ज़्यादा रोटेशन ना ले सकूँ। अगली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है ब्लू का। तुम लोगों को पता है अगर दोनों आमने सामने हो तो हम एक दफ़ा राइट की 2 लेयर्स को ऊपर करेंगे, U2 करेंगे और R2 प्राइम करेंगे, तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इसको कर देंगे लेफ्ट में। और अब लास्ट वाला एक तो ये है और दूसरा ये है, तो मैं इसको पेयर बना सकता हूँ ईजीली। और इसको राइट पे करेंगे और अब हमारा सेंटर से काम है। लेकिन उससे पहले मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ एजेस की, क्योंकि वो कुछ एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए तुम लोगों की। तो भाई एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक मूव में पेयर हो रहे हैं, दूसरी चीज़ ब्लू है और ये ब्लू है। तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो मैं डायरेक्ट इससे अटैच कर सकता हूँ और यहाँ से ही इसको अटैच कर सकता हूँ, क्योंकि ऑरेंज के बाद ब्लू आता है। ग्रीन ठीक है, लेकिन ग्रीन से बेहतर रेड है, क्योंकि रेड मैं 2 मूव्स में इनको कर सकता हूँ। और तुम लोगों को पता है कि रेड ने इधर जाना ब्लू के बाद, तो मैं यहाँ रहता हुआ ही इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। और लास्ट वाला बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मूव्स लगेंगे, लेकिन कर लेंगे यार। अगली चीज़ है सेंटर्स। अब सेंटर्स में वही बात, तुम लोगों को बहुत अच्छी कलर स्कीम पता होनी चाहिए। जैसे मैं ऑरेंज के साथ इसको लगा दिया ना, तो अब मैं अगर ऑरेंज को सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए इधर ब्लू आना है, इधर ग्रीन आना है। मैं किसी भी साइड से शुरू कर दूँ, चाहे इधर से चाहे इधर से। खैर मैं यहाँ पे फिलहाल ब्लू बना रहा हूँ। सेंटर्स में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि मैं तुम लोगों को बताऊँ, तो मैं सेंटर्स को बस एक तरह का समझ लो स्किप कर रहा हूँ, वो तुम लोगों को पहले ही आते हैं। क्रॉस बन गया हमारा और बहुत अच्छे से हमने बना लिया। काफ़ी एग्जांपल्स देखी, आई थिंक तुम लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एज पेयरिंग की टेक्निक है, क्योंकि लास्ट 8 एजेस बचे हैं हमारे। फर्स्ट 4 एजेस और सेंटर्स तो सॉल्व है। लास्ट 8 एजेस 2 2 4 2 2 4 मतलब टोटल 8। तो भाई ये 8 एजेस को पेयर करने की एक टेक्निक है एज पेयरिंग टेक्निक, बहुत एडवांस लेवल की है 3-2-3 एज पेयरिंग, जो पिछली वीडियो में हम सिखा चुके हैं। यहाँ पे कुछ एडवांस केसेस देखेंगे, 3-4 एग्जांपल सॉल्व देखेंगे और भाई सीखेंगे भाई इसको मजीद एफिशिएंटली कैसे करना है। 3-2-3 एज पेयरिंग एक ऐसी मतलब एक ऐसा वक्त आ जाता है आपके क्यूब को सॉल्व करने में, एक ऐसा क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि जब आप लोग लुक अहेड की टेक्निक को यूज़ ना भी करना चाह रहे हो तो भी हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि खाली यही जगह होती हैं देखने की, नीचे तो देखना ही नहीं होता, वो तो सारा सॉल्व होता है। खैर 3-2-3 एज पेयरिंग की पहली टेक्निक या पहली एग्जाम्पल सॉल्व हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्लाइस कर दिया, मैंने देखा यार इसका पेयर मतलब इसका पार्टनर येलो ब्लू का तो पीछे है यार। अब मैं क्या करूँगा, 2 टेक्निक्स है, या तो मैं इसको यहाँ से पेयर करके किसी से बदल दूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हुआ ही इसका ये है तो इसको बैक से निकालता हूँ और फ्रंट पे इंसर्ट कर लेता हूँ और साथ ही मैं दूसरे की तरफ चला जाता हूँ। और अब रेड ब्लू मेरा ये रहा। अब एक ये टेक्निक है कि अगर हम इसको निकालेंगे तो फिर ये दोबारा निकल आएगा और वही साइकिल चलती रहेगी। तो तुम लोग क्या करो, अभी अगर मैं स्लाइस बैक करता हूं तो 2 पेयर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखनी है, क्योंकि हमारा रेड ब्लू इधर है और अगर मैं इसको निकालूंगा तो जो हमारा ये पेयर हो रहा होगा तो ये भी साथ निकल आएगा और खराब हो जाएगा, साइकिल बिगड़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे U2 करके इसको पेयर करूंगा और जब इसको निकाल के वापस करूंगा तो हमारे 3 एजेस सॉल्व हो गए होंगे, बैक के भी 2 और ये भी। लो भाई दूसरी एग्जांपल सॉल्व। कभी कभी ऐसा अच्छा 3-2-3 एज पेयरिंग के भी पहले 3 एजेस की मैं एग्जांपल्स देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात फिर करते हैं। पहले 3 एजेस दोबारा से, फर्स्ट 3 मतलब लास्ट 8 एजेस में से फर्स्ट 3। कभी कभी ऐसा होता है एक सॉल्व मिल जाता है आपको, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली इसी को ही ब्रेक कर देता हूँ और मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ। मैं इसको सॉल्व मान के इसको ब्रेक कर देता हूँ और अगला पीस देखना शुरू करता हूँ, जैसे ये है।
उसके बाद ये पीस देखना शुरू करता हूँ। अच्छा ये पीस अब ये दोबारा इधर है ना, तो इसको निकालूंगा तो हमारी ये वाला भी निकल आएगा और वो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट इसकी तरफ बढ़ जाऊंगा और यहाँ से मैं मज़ीद स्मार्टली क्या सोचूंगा, मैं इसके वाला ये एज पीस यहाँ पे इंसर्ट करके जब वापस करूँगा तो हमारे काफ़ी एजेस सॉल्व हो गएंगे, 1 2 3 4 और ये भी। आप जितना एफिशिएंटली सोच सको या जितना एफिशिएंटली सॉल्व कर सको, ये आप पे है। अब आखिरी 3 एजेस बचे तो कोई भी इनमें से यहाँ इंसर्ट करूंगा। अब ये मुझे येलो ग्रीन ठीक लग रहा है तो इसको पेयर करूंगा और लास्ट वाला तुम लोगों को देख के पता लग जाएगा, हम एक ही झटके में लास्ट 3 एजेस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे और कोशिश करेंगे मजीद अगर 3 2 3 एज पेयरिंग में कोई मुश्किल केस है तो वो कवर करूँ। फाइनली हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल के साथ आ गए हैं। तो मैंने जो ही स्लाइस किया तो मुझे पता लगा कि मेरा एक पेयर हो गया ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इसकी मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ के इससे शुरू कर दूंगा। ये हमारा ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कब, मैं ये देखने लग जाऊंगा। इसका साथ वाला ये रहा येलो रेड का, येलो रेड तो मैं इसको सबसे पहले फ्रंट पे लाऊंगा, इसके सामने इंसर्ट करूंगा। अब मैं अगला देखने लग जाऊंगा और अब मैं आखिरी वाला ये देखने लग जाऊंगा येलो ऑरेंज। तो जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो जो हमारा शुरू में सॉल्व था वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया और इस तरह हमारे फर्स्ट 4 एजेस सॉल्व हो गए, 2 ये एक ये। और अब मैं अगले एजेस पे काम करना शुरू कर दूंगा। मैं ये देखा तो लेफ्टी हेड स्लैमर और मैं यहाँ से रेड को निकालूंगा तो मेरे लास्ट के 2 एजेस बचे। और लास्ट के 2 एजेस में तुम लोगों को पता है हमने आमने सामने वाली सिचुएशन बनानी होती है, स्लाइस फ्लिपिंग एल्गोरिथम स्लाइस बैक, और हमारे लास्ट 8 एजेस सॉल्व। अभी हमने इस पूरे 4x4 की एग्जाम्पल सॉल्व वीकेंड पे देखनी है। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, घर बैठे हुए 4x4 सॉल्व करने का दिल नहीं कर रहा, 3x3 सॉल्व करने का दिल कर रहा है अगर तुम लोगों का, सिर्फ ये 4x4 पकड़ लो और इसकी 3x3 स्टेज को स्क्रैम्बल करो, 3x3 स्टेज को स्क्रैम्बल करो और इसको सॉल्व करते रहो 3x3 स्टेज को। इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपकी फिंगर ट्रिक्स बहुत बेहतर हो जाएंगी, दूसरा आपकी 3x3 स्टेज, इस पे 3x3 स्टेज फास्ट होगी क्योंकि ये थोड़ा सा क्यूब बड़ा है तो इसकी फिंगर ट्रिक्स थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। तो ड्रिल करते रहो इस पे ना 3x3 की सॉल्विंग को, एम ही पकड़ लो, 3x3 स्टेज को स्क्रैम्बल करो और सॉल्व करते रहो। बस 3x3 जो स्टेज है उसको सॉल्व करते रहो। वैसे तुम लोगों को मैं एंड पे एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद तुम लोग कहोगे यार क्या बात है, मतलब मैं किस तरह मेरी एवरेज 40 से 45 सेकंड्स इस पजल में हुई, मैं वो अपनी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। अब बात आती है OLL पैरिटी की। भाई जो OLL पैरिटी है ना, मैं यकीन मानो सच बताऊं, तुम लोग एक दिन में उसको 3 सेकंड्स के अंदर ला सकते हो। सब 3 सेकंड्स हो सकते हो OLL पैरिटी में। कैसे? सेम टेक्निक, ड्रिलिंग, बैठे बैठे बस ड्रिल करते रहो ड्रिल। वेले बैठे हो, इसको हाथ में रखो क्यूब को, OLL पैरिटी का एल्गोरिथम लगाते रहो, बस लगाते रहना, लगाते रहो। जैसे मैं बस OLL पैरिटी लगा रहा हूँ भाई, बस OLL पैरिटी का एल्गोरिथम लगाते रहो, बेहतर हो जाएगा। मजीद इसमें क्या करना है तुम लोगों ने। अब एक ऐसा केस है हमारे इस 4x4 में जिसको हम बोलते हैं PLL पैरिटी। लोग बहुत इनएफिशिएंट काम करते हैं यहाँ पे। लोग पहले अपना PLL सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल है, मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि जैसे ये A पर्म है ना, तो पहले मैं PLL सॉल्व किया, उसके बाद मैं PLL पैरिटी की तरफ गया, जो कि इतना इनएफिशिएंट है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को कहूँगा कि तुम लोगों को PLL का रिकग्निशन 3x3 पे जो 21 एल्गोरिथम है PLL का, उनका जो रिकग्निशन होता है, जिसको आप जब आप रिकग्नाइज करते हो शेप को देख करके, शेप को या कलर्स को देख करके, अच्छा भी ये कलर्स हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा होगा, आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि यार ये मुझे आरपम लग रही है, लेकिन जो ही यहाँ देख रहे हो तो तुम लोग कह रहे हो कि यार आरपम में यहाँ पे तो कोई ब्लॉक नहीं आता, इसका मतलब ये यहाँ पे पैरिटी है। तो तुम लोग पहले पैरिटी एल्गोरिथम लगाओ, उसके बाद अपने PLL को सॉल्व करो। कभी जिंदगी में भी PLL पैरिटी PLL सॉल्व करने के बाद ना लगाओ। अपने PLL एल्गोरिथम के जो केसेस हैं उनके रिकग्निशन को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद पहले PLL पैरिटी का एल्गोरिथम लगाओ, फिर PLL सॉल्व करो। अब ये कैसे होगा? ये तुम लोगों के 3x3 के PLL रिकग्निशन पे डिपेंड करता है। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि ये T पर्म है और अब यहाँ पे तुम लोग ये T पर्म को देखते ही पहचान सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी है T पर्म ही, लेकिन यहाँ पे PLL पैरिटी का लगा हुआ है, मतलब इधर PLL पैरिटी आ रही है। तो
वाज़े डिफरेंस है यार, वाज़े। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं मिल रहा है यार। ये एक हेडलाइट है, मतलब ऐसा तो कोई पीएलएल है ही नहीं। ई पम हो सकता है लेकिन ई पम में हेडलाइट नहीं आती। इसका मतलब क्या है, पहले पीएलएल पैरिटी, पीएलएल को सॉल्व करने से पहले, और उसके बाद टी पम का एल्गोरिथम और सॉल्व। मतलब कि सर दर्दी का हमारे पास टाइम नहीं है, हम पहले ही रिकग्नाइज कर लेंगे। जैसे यार एक और एग्जांपल हम लेते हैं वी पम ना। तो अब देखो, यहाँ पे वीपम देखते ही पता लग रहा है दोनों, जिस तरह भी तुम लोग रिकग्नाइज करते हो, लेकिन यहाँ पे वीपम देख के पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा है ये कौन सा पीएलएल है। ऐसा तो कोई पीएलएल 3x3 में हमने देखा ही नहीं था। तो भाई पहले पीएलएल पैरिटी लगा दो, इसका मतलब है पीएलएल पैरिटी, उसके बाद वो वीपम आ गया, वीपम को सॉल्व कर दो। पीएलएल पैरिटी की एक आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत से लोग, एक केस आता है पीएलएल पैरिटी में, जो कि पास वाले 2 एजेस ने आपस में स्वैप होना होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पीएलएल पैरिटी लगाते हैं और उसके बाद यूपम का एल्गोरिथम लगा देते हैं, ठीक है। और भाई यूपम का एल्गोरिथम, हाँ। तो ये वाहिद ऐसा केस है, मैं फिर डिस्कस करना चाहूँगा। ये पूरे 4x4 में वाहिद ऐसा केस है जहाँ पे तुम लोगों ने डायरेक्ट इसको एक अलग एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। मतलब मुझे जो केस आता है वो ये वाहिद है, वैसे तो बहुत से केसेस हैं ऐसे। तो इन दोनों को तुम लोग एक ही एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये सबको आता है मूव। उसके बाद पीएलएल पैरिटी, और उसके बाद इस पेयर को वापस इधर इंसर्ट कर लो, यू प्राइम आर प्राइम, और इजीली तुम लोगों का वो केस सॉल्व। ये बहुत फास्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों से कहा था कि मैं अपनी टेक्निक शेयर करूंगा कि मैं इसमें इतना फास्ट कैसे हुआ। भाई मैंने कभी 4x4 पे प्रैक्टिस करी नहीं, तो भाई मैं हुआ कैसे, क्योंकि मैं 5x5 पे बहुत सॉल्व की अपनी ज़िंदगी में। मुझे 5x5 रूबिक्स क्यूब बहुत पसंद है, तो मैंने 5x5 पे, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, तुम लोगों की सोच से ज़्यादा सॉल्व किए हुए हैं अनटाइम सॉल्व। तो जो मेरा 5x5 बेहतर होता रहा, इंप्रूवमेंट आता रहा, 4x4 में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आता रहा। भाई ऐसे ही होता है। बिग क्यूब्स की अगर तुम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 5x5, 6x6, 7x7, 4x4 ऑटोमेटिकली तुम लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। यकीन मानो कसम से, मैंने 4x4 पे नहीं की प्रैक्टिस यार, 5x5 को सॉल्व करता रहा, और फिर जब एक दिन 4x4 पे एवरेज चेक की तो भाई वो 45, सब 45, 42, 43 इस इतने के अराउंड से, और मैं हैरान हो गया कि यार ये टेक्निक सही है। अब हम फाइनली अपने बिल्कुल लास्ट स्टेप पर हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व। लो भाई, फाइनली एक बुरी सिचुएशन जिसका मुझे इंतज़ार था। ये तो एक मूव में हम बना सकते हैं बार, और ये जब हम ये बार बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। तो R2 से हम उसको पेयर कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब इधर किया तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, R2 से इसको पेयर बनाया और इसको नीचे कर दिया। अब हमारा अगला है ये, हमारे फर्स्ट 2 सेंटर्स, येलो को किया राइट में, ये वाइट को किया लेफ्ट में। पहला एज ईजी, दूसरा एज कौन सा सही रहेगा, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन ऑरेंज वाला सबसे बेस्ट है क्योंकि एक ही मूव में हम इसको पेयर बना सकते हैं। तुम लोगों को पता है कि ब्लू के टॉप पे ऑरेंज आता है ना। अब अगला रेड है, रेड भी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो इसने क्योंकि ऑरेंज के अपोजिट होता है तो उसके बैक में जाना है। और यहाँ पे ये रहे आखिरी 2, तो हम इसको ईजीली पेयर बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा काम है एक बार को ढूंढना। अगर बार ना हो तो हम ग्रीन की, अभी ये यहाँ पे है लेकिन ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है, हम इसको बार बना सकते हैं इजीली, ये ख़राब नहीं होगा। ये आपको प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं। खैर, ये इसके साथ कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। हम यहाँ पे ये अपनी रिंग फिंगर का यूज़ करके भी इसको ऊपर कर सकते हैं और यू करके इसको अटैच कर सकते हैं। मैं दोबारा सेंटर्स पे बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, सबको सेंटर्स का पता होता है। अब यहाँ पे बहुत सी सिचुएशंस हैं, लेकिन मेरा ख्याल से टाइम सॉल्व अगर मैं कर रहा होता तो क्या करता, मैं इसको ब्रेक करके इसको बनाता, मतलब लाइक इस तरह इन दोनों को, ऑरेंज को, क्योंकि ग्रीन के बाद ऑरेंज होता है, और उसके बाद दूसरे वाला ऑरेंज इस तरह। अच्छा, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समझने की बात है क्योंकि ग्रीन इधर है ना और ऑरेंज ने इधर आना अगली बार में। तो अगर मैं इसको ऐसे करके इसको एक दफ़ा लेफ्ट में करता हूँ और अब ये ग्रीन को R2 करके यहाँ ले जाता हूँ, और अब जब ऑरेंज को इस तरफ करता हूँ और जब ग्रीन को ठीक करूँगा तो ऑरेंज मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। दोबारा ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम लोग समझ जाओगे। लास्ट, क्योंकि ऑरेंज के बाद ब्लू है, हम ब्लू सॉल्व करेंगे, और अब आखिरी हमारा मतलब सबको आता है। और अब मैं यहाँ से किस तरह इसको इंसर्ट करता, मैं ये पूरे इसको घुमाता,
ग्रीन को इंसर्ट करता और फिर रोटेशन लेता, ठीक है, और हमारा क्रॉस सॉल्व है। हम यहाँ पे रहते हुए दोबारा मैं एक चीज़ नोट की जो कि मेरा ये सॉल्व है, तो मैं शायद रोटेशन लेता अगर टाइम सॉल्व में, मुझे खुद नहीं पता, खैर रोटेट करता क्योंकि ये सॉल्व है तो इसको मैं ब्रेक कर लेता, तो एक मेरा बन गया और दो मज़ीद बनाने हैं। तो ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, अब ब्लू येलो, ब्लू येलो वो उधर ही है। इसका मतलब है कि मुझे डायरेक्ट ये तो सॉल्व हो जाएंगे दो, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो मैं जब इससे बदलूँगा, क्योंकि रेड ब्लू, तो रेड ब्लू से बदल के जब वापस करूँगा तो मेरे काफ़ी एजेस सॉल्व हो गए होंगे, 1 2 3 और एक और 4। अब यहाँ पे ये सिचुएशन अच्छी लग रही है, रेड ग्रीन, तो फ्रंट के कलर्स मैच नहीं, लेफ्टी हेड स्लैमर इससे अटैच करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो है ये इससे भी पेयर हो सकता है, इससे भी पेयर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे पेयर करके, इससे पेयर करके, किसी से भी बदल के डायरेक्टली U2 करूंगा, ऊपर की दो लेयर्स को 2 दफ़ा घुमाऊंगा, इसको पेयर करूंगा। और अब यहाँ से इसने इससे बदलना है, इससे बदलूंगा क्योंकि ये दोनों पेयर बन सकते हैं ना, तो हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। तुम लोगों को समझ नहीं आई इस सीन की तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, और उसके बाद डायरेक्ट मैं अपने 3x3 स्टेज की तरफ चला जाऊँगा। 3x3 स्टेज का सबको पता होता है, कुछ ज़्यादा बकवास करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भाई रोटेशन लेस F12 था, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। OLL और यहाँ पे PLL पैरिटी है, तुम लोग देख सकते हो, हेडलाइट है लेकिन कहीं पे कोई ब्लॉक नहीं मिल रहा। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई PLL पैरिटी का चक्कर है। तो PLL पैरिटी और टी पम्प, तुम लोग 40 सेकंड्स एवरेज के अराउंड आ जाओगे। सिर्फ यही टेक्निक्स चाहिए, लेकिन खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर तुम लोगों ने 4x4 पे प्रैक्टिस नहीं करनी, 5x5 पे करो, 6x6 पे करो। तुम लोग अगर कभी कहोगे तो हम 5x5 पे भी स्पीड क्यूबिंग की सीरीज़ बना सकते हैं, या 6x6 तो मुझे सॉल्व भी करना बड़ी मुश्किल से आता है। खैर पता नहीं यार, अभी इस सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और दूर दूर तक मेरा कोई आइडिया नहीं है 5x5 को शुरू करने का। लेकिन 4x4 की सीरीज़ फाइनली ख़त्म हो रही है। पूरी सीरीज़ का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कर देना यार। और मुझे जितना 4x4 का पता था मैंने आज सब बता दिया। ऑब्वियसली और भी बहुत से केसेस होंगे जो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें मैंने सिर्फ 4x4 को सॉल्व करना सीखा था, या फिर कुछ 3-2-3 पेयरिंग सीखी थी। बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं यार। जितना तुम लोग करोगे उतना बेहतर होते जाओगे। बस यार मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। सब्सक्राइब यार।